ऑल राइट, गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस का। तो उसमें हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने पढ़ा था कि उसमें आपको ये पढ़ना होता है कि जो बेसिकली ऑक्सीजन अंदर पहुंची है उसका कैसे हम इसको आपकी बॉडी या आपके जो पार्ट्स हैं वो कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और इंटरनल में हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल में हमने पढ़ना है कि वो ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है। अब रेस्पिरेशन जो होती है दो टाइप की बताई थी मैंने, एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये पेज देख लेते, ये पेज हो गया था है ना। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's Yes, come ma'am, to visible next part. That is external respiration. ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन में आपको बच्चे ये पढ़ना होता है कि जो वो ऑक्सीजन आया है ना वो आप यूटिलाइज कैसे करते हो। एक्सटर्नल में आपको ये पढ़ना होता है कि वो ऑक्सीजन अंदर पहुंचा कैसे, वो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा कैसे, हम ये पढ़ना है, राइट। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को बेसिकली हम कह सकते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इनहेलेशन का मतलब होता है अंदर लेना, एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। अब कुछ ब्रीदिंग ऑर्गन्स के नाम लिखवा रखे मैंने यहाँ पे। ब्रीदिंग ऑर्गन्स में ह्यूमंस में लंग्स होता है, फिश में गिल्स होता है, अर्थ फॉर्म में मॉइस्ट स्किन होता है। राजलक्ष्मी एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों का, पहले बच्चा रीनेम कर ले जो भी ऐड हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना एक बार अटेंडेंस, ठीक है। अर्थ फॉर्म में मॉइस्ट, ओके थैंक यू। अर्थ फॉर्म में मॉइस्ट स्किन होती है, इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा होता है, ठीक है। ये अलग अलग उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स कह सकते हो या एक्सटर्नल पार्ट जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन और मतलब गैसेस का एक्सचेंज करते हैं उसको ही ब्रीदिंग ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो बेटा। मैम ये सब तो आपने कॉपी में करवा दिया है ना? ये कहाँ करवाया मैंने? मैम करवा दिया है आपने? मैंने नहीं करवाया ये। मैम जो आपने नोट्स भेजे थे ना उसमें जो समझना पढ़ाया है? नहीं मैम पढ़ाया नहीं है, नोट्स में हो रखे हैं। अच्छा, सब नोट्स लिखे हैं क्या इसके? यस मैम, आपने सारे चैप्टर्स मतलब फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स लिखवा दिए हैं। लिखे हैं। ओके जस्ट मुझे अच्छा तुम्हारे साथ मैं ये कर रही थी। एक ठीक है, एक बात सुनो, जिन्होंने नोट्स लिख लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे मार्क करती जा रही हूँ, नोट्स लिखते जाओ सो दैट कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा ह्यूज है हमारा, ठीक है। तो मैं इसमें जो गलतियां होंगी वो मार्क कर दे रही हूँ, उन गलतियों को देख के जिन बच्चों का हो जाएगा मतलब मैं लिख लूंगी पूरा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है ना कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइन वाइज चलो, दैट इज नॉट अ इशू, बट आप हर दिन नोट्स देख लो। तो आप क्या करना, जब मैं पूरा एक पेज पढ़ा दूंगी ना समझने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी तुम्हें, स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट कि आपको लिखने को मिल जाए, ठीक है। जिन्होंने लिख लिए हैं वो गलतियां देख लो, जिन्होंने नहीं लिखे अभी तक नोट्स इस चैप्टर के या नहीं करे कंप्लीट, वो क्या करो जब मैं पूरा पेज पढ़ा दे रही हूँ तो उसके बाद उसकी मिस्टेक्स देख लो, ठीक है। क्लियर है? तो yes, मैं थोड़ा सा मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी, फिर नोट्स के लिए मैं लिखने का टाइम नहीं दे रही, ठीक है। मुझे कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप थोड़ा बहुत लिख चुके हैं। तो नीचे आते हैं, नीचे बच्चे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई इज द ब्रीदिंग रेट इज मच फास्टर इन aquatic as compared to terrestrial organism. Now what is breathing rate? हमारी breathing rate कितनी होती है पता तुम्हें? हमारी breathing 21 बताओ भाई। 21 12 to 16 12 to 16 छाप लिया ऐसे। सी मोस्टली अगर ब्रीदिंग रेट पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं 72, बच्चे को हार्ट रेट होता है, ब्रीदिंग रेट नहीं होता।
ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है आप कितनी बार सांस ले रहे हो 1 मिनट में, उसे ब्रीदिंग रेट कहते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि जो लोग एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट हमसे ज्यादा क्यों है। अब इसको थोड़ा कंसेप्ट देखना करिए ना। क्या कोई कुछ कह रहे है क्या? अपना माइक जब तुम लोग ना बात करो तो म्यूट कर लिया करो। और ये 2 बच्चे जो 5 8 2 3 D और जो ये बिना नाम के, नाम लगाओ बच्चे अपने नाम के आगे, अटेंडेंस कैसे होगी। मान लो ये हम है, अब हम लोग को सांस लेनी है, तो हमें सांस कहाँ से लेनी है बेटा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से लेना है, एयर से, ठीक है। और मान लो ये मछली है, इसको सांस कहाँ से लेनी है, पानी से। तुम्हें पता है मछली को जो ऑक्सीजन मिलती है वो पानी से ही मिलती है, पानी के अंदर ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और उसी से उसको मछली को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और हम लोग तो एयर से लेते हैं ऑक्सीजन। तो होता क्या है, एयर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। एयर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है कंपेयर टू वाटर वो ज्यादा है, तो हमें तो ऑक्सीजन आराम से मिल रही है। अब क्या हो रहा है, सपोज करते हैं हमें एक बार जब हम सांस लेते हैं तो हमें मिलती है, सपोज करते हैं 100 ml ऑक्सीजन, सपोज करते हैं। एक बार जब हम ब्रीद इन लेते हैं तो मानते हैं कि हमें 100 ml ऑक्सीजन मिलती है, क्लियर। लेकिन फिश में क्योंकि उसको पानी है तो पानी में ऑक्सीजन कम होता है, तो सपोज करते हैं उसे मिलती है 20 ml। एक बार सांस लेने से फिश को मिलती है 20 ml ऑक्सीजन। अब यार से हमें बराबर बैठना है तो क्या करेगा, एक सांस में उसके 20 ml आ रहे तो क्या करेगा, जितने में हम एक बार सांस लेंगे उतने वो क्या करेगा, 5 बार सांस ले लेगा। उसको भी 100 ml चाहिए ऑक्सीजन, तो जितनी हमारी डिमांड है ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली उसकी उतनी होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। सो हमारी तो ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही है एयर से, बिकॉज एयर में अबंडेंस में ऑक्सीजन है, ठीक ठाक 21% ऑक्सीजन है। वेयर एज पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन काफी कम होता है अमाउंट में, तो उस केस में क्योंकि उसकी अमाउंट उसको कम मिल रहा है, तो उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए, इस कमी को कॉम्पनसेट करने के लिए वो अपनी ब्रीदिंग रेट ज्यादा करता है। ब्रीदिंग रेट का मतलब है कि जितनी बार में हम एक बार सांस ले रहे हैं, एक बार सांस ली मैंने, उतने में मछली 5 बार सांस ले लेगी, जिससे कि उसको भी 100 ml मिल जाए और हमें भी उतने में 100 ml मिले। तो उसने क्या कर रखा है, इस कमी को पूरा करने के लिए, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अपनी ब्रीदिंग रेट क्या रखी है, ज्यादा रखी है। आंसर मैं रीड कर रही हूँ। Terrestrial animals can breathe oxygen from atmosphere easily, whereas aquatic animals need to use oxygen dissolved in water. Since the amount of dissolved oxygen in water is fairly low, पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, fairly low as compared to oxygen in the air, comma to compensate this, यहाँ पे लिखा हुआ है to compensate this, अगर दिख ना रहा हो किसी को। एक सेकंड, और कौन टीचर आप बिजी हैं? हाँ मैं क्लास ले रही हूँ, 10th मैं लगा के दे दूंगी। कॉल करने बोल रहे हैं, जो बच्चा कर रहा है ना। आज तो मेरी दूसरी क्लास है 10th की, अभी तो मेरी ज्यादा हुई भी नहीं है। और भी तो होंगे टीचर? हाँ हमारे से ऊपर है, सब लेता है, ये दूसरी आज क्लास है। तो बच्चे मैं कह रही थी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू कॉम्पनसेट दिस। टू कॉम्पनसेट दिस का मतलब होता है इस कमी को पूरा करने के लिए, इस स्पेलिंग लिख दे रही हूं मैं, टू कॉम्पनसेट दिस। ये शायद नोट्स में नहीं है तो ऐड कर लो। टू कॉम्पनसेट दिस मतलब ये जो कमी है इसको पूरा करने के लिए, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है। आपकी जो फिश वगैरह होती है उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है बेटा वो तुम्हारे किससे, हम लोगों से ज्यादा होता है। और तुमने कभी अगर मछली देखी हो, उनकी सांस उनको देखो तो उनका मुंह हर वक्त सांस लेता है, हर वक्त सांस लेता है, उनका मुंह चलता रहता है, हर वक्त सांस लेता है। हम लोग का इतना चलता है, इतना उनको चलता है, बिकॉज उनकी ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है। तो ये मैंने जो वैल्यूज लिखी है ये आर्बिट्री वैल्यू है, लिख सकते हो, वैसे हमारा सही है, इनका थोड़ा ज्यादा ही होता है हमसे, ठीक है। तो ये लिख लेना, कॉम्पनसेट वाली चीज उसमें नहीं लिखी हुई है तो ये सही कर लेना, ठीक है। तो एक सेकंड मैं स्क्रीन थोड़ी नीचे कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। देखो हम लोग ये तो नोट्स में लिखे होंगे, मैं नेक्स्ट पेज डाल रही हूँ, एक सेकंड रुको क्योंकि इसमें बैक पे आता है।
ठीक है बच्चे, स्क्रीन पे कुछ मत लिखो, मैं अगर बड़ी कर रही हूँ स्क्रीन तो यहाँ ये लिख रहे हैं कि हम लोग को अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, एक सेकेंड रुको बस, एक सेकेंड। अगर बात करें तो स्टार्ट होता है हमारा सिस्टम नॉस्ट्रिल से। पहले आता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं बेटा? नाक के जो 2 छेद होते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद जो पीछे लिखा तो वही लिखवा रहे हो। नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है। जिनकी स्पेलिंग गलत तो सही कर लेना। नेजोफेरिंग्स के बाद आता है फेरिंग्स, फिर आता है लेरिंग्स, फिर आता है एपिग्लॉटिस, फिर आता है ट्रैकिया। इन सब का मतलब बता रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, ये है तुम्हारा। ठीक है बच्चे, ये सारे जब तक आपको शब्द का मतलब नहीं पता होगा आप लोग समझ नहीं पाएंगे सिस्टम। तो मैं एक्सप्लेन करूं डायग्राम में कौन सी चीज क्या है, और आप लोग इसको मेमोराइज भी कर लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है ये आपके 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 देखो जब तुम्हें मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था तो मैंने सिर्फ माउथ ड्रॉ किया था, राइट। पर इसमें माउथ और नोज दोनों ड्रॉ करा है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप सांस मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं, पर खाना आप सिर्फ आप मुंह से खाते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब नाक में 2 स्पेस होती है, उसको छेद को बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल्स। ये स्पेस को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। बकल कैविटी नहीं बोलते, नेजल कैविटी। नाक के स्पेस को नेजल कैविटी बोलते हैं। जो नाक के अंदर स्पेस है जहाँ पे बाल वगैरह होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। नेजल मतलब नाक और कैविटी मतलब स्पेस, ठीक है। फिर अब ध्यान से देखना बेटे, ये जो एरिया है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, एक सेकेंड देख सकते हैं। ये जब तक ये विंड पाइप, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो क्या होता है, ये कॉमन एरिया है जहां से आपकी फूड पाइप अलग हो जाती है और विंड पाइप अलग हो जाती है, ठीक है। तो जो ये कॉमन एरिया होता है, जो जहां से अलग हो रही है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। इस पॉइंट को जहां पे जो कॉमन एरिया जहां से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है, एक साउंड बॉक्स होता है। जैसे आप अभी तो अपने गले में फील करो, अगर कोई बोल रहा हो आपने फील करके देखो, तो मैं गले पे एक साउंड बॉक्स फील होगा। इस साउंड बॉक्स को हम बोलते हैं लेरिंग्स। साइंटिफिकली साउंड बॉक्स जो होता है जिससे आप आवाज आती है आपके गले से, जिससे वाइब्रेट होकर निकलती है, उसको हम कहते हैं लेरिंग्स, ठीक है। जो फूड पाइप होती है, मान लो ये वाली फूड पाइप है, तो फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, पढ़ा चुके, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। फूड पाइप को तो ईसोफेगस कहते हैं, ये तो छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं इस साइड। तो देखो ये जो विंड पाइप ये जो विंड पाइप है ना, इस विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, और इस ढक्कन को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। आवाज नहीं आ रही है? क्या हो रहा है बेटा? मेरी आवाज क्लियर नहीं? आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही? कट के आ रही है मैम, कट के आ रहा है मैम आवाज। नो मैम मेरे को क्लियर आ रही है। तो यहाँ पे ना लाइट चली गई, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं।
आज क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज। गेट बंद कर। क्लियर है आवाज। हाँ ये बंद कर दो, बाहर से आवाज आ रही बहुत। तो बच्चे ये जो कैप होता है जो इसको कवर करता है, नेक को हमारे कवर करता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। पता है क्या काम होता है? जब आप खाना खा रहे होते हैं तो हो सकता है जो खाना है वो आपके विंड पाइप में चली जाए। तो जैसे आप खाना खाते हैं ना इधर से, तो आपका ये जो विंड पाइप का पता है एक ढक्कन आता है, एक एपिग्लॉटिस का मस्कुलर फ्लैप आता है जो कि इसमें खाने को जाने नहीं देता। तो इसका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। तो क्योंकि अगर खाना चला गया ना उसमें तो आपकी सांस रुक जाएगी। हाँ बोलो आयुष, क्या पूछना है? विंड पाइप को साइंटिफिकली कहते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप को साइंटिफिकली कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है? विंड पाइप को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है? ये जो ड्रॉ करा ये ट्रैकिया है, ठीक है? अब ट्रैकिया से 2 ट्यूब निकलती हैं। उन बच्चे तुम लोग मत यूज करो व्हाइट बोर्ड, मैंने मना कर दिया ना एक बारी में, स्क्रीन टच करने की जरूरत नहीं है। जो ये 2 ट्यूब जा रही है इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब जब ये 2 ट्यूब और डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और जो ये बलून है उनको बोलते हैं एल्वेलाई, ठीक है? तो ओवरऑल सिस्टम क्या है हमारा? सांस हमारी नॉस्ट्रिल से अंदर गई, वो आई फेरिंग्स में, फिर आएगी लेरिंग्स में, फिर आएगी आपके ईसोफेगस, फिर आएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, और फिर जाएगी एल्वेलाई में एयर जो होती है। ये सिस्टम होता है हमारा, ठीक है? मैम नेसोफेरिंक्स किसको बोलते हैं? नेजोफेरिंक्स, फेरिंग्स और नेजल, यहाँ पे फेरिंग्स और नोज कैविटी के बीच की जगह को नेजोफेरिंक्स कहते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, जिन बच्चों का नहीं हो रखा था वो स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। ये डायग्राम है, ठीक है? थोड़ा अच्छा ड्रॉ करना है, बहुत गंदा ड्रॉ करा हुआ है, इतना गंदा ड्रॉ नहीं करना डायग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट है ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस बीइंग्स में एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रिल्स। कैसे लेते हैं हम हवा? नॉस्ट्रिल्स लेते हैं, NOSTRILS, विच कंटेन फ्यू हेयर्स, जिसमें तुम्हें पता है ये फाइन हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स, पतले पतले हेयर होते हैं नाक के अंदर। That helps in filtering of air. That helps in filtering of air. Filtering की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। Filtering of air, ठीक है? देखो जो ये आपके नोज के हेयर होते हैं ना, ये आपके उसको क्या बोलते हैं? एयर को फिल्टर कर, क्योंकि देखो जो बाहर से हवा आ रही है that contains a lot of dust and pollutants, right? और जब ये एयर आपकी जाती है ना इस नोज पैसेज से, तो जो आपके हेयर होता है उसमें म्यूकस होता है। तो उस म्यूकस में क्या होता है? सारे जो पार्टिकल्स है, हवा की गंदगी पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स, जो भी चीज है, that will get attached to it, वो चिपक जाएगा उसमें। और जो आपकी नोजी काइंड ऑफ बनती है ना, जो जुकाम वाली नोज नॉर्मली बनती है हमारी, वो सारी डस्ट होती है एक्चुअली। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डस्ट होगी ना, अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ज्यादा बनती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, वही पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। तो दैट वो जो आपके नोज में जो पार्टिकल्स बन जाते हैं और जो गंदगी आती है उसी को बोलते हैं, ठीक है? और वो इसलिए हो जाता है। फोटो क्लियर नहीं आ रहा है? फोटो क्लियर तो मैं कर दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो भी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही मुझे। फोटो क्लियर तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे खींचनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। तो एक बच्चा जिन तुम फोन में भी नहीं आ रही तुम्हारे क्लियर, मैं इसको मैम शायद रिपीट करने को बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बच्चे इसको ना तुम लोग मैम मेरी तो अच्छी आ रही है। जिस बच्चे ने नोट्स लिख लिए हैं ना, ध्यान समझो, जिनके नोट्स अभी नहीं हुए हैं मैं पढ़ा दे रही हूँ उसको जूम कर करके, लेकिन जिन बच्चों ने अभी नोट्स नहीं लिखे हैं, जिनसे लिख लिए हैं, उनसे ना उस क्लास के नोट्स मांग लिया। अगर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड होगा जिसने लिखे होंगे, तो आज जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट्स लेके लिख लो, बस ऐसे से करते जाओ, बिकॉज ये चैप्टर लेंथी है बच्चे, काफी टाइम लेगा चैप्टर। तो फोटो तुम्हें मिल जाएगी किसी से, बस जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो बातें बता रही हूँ, उसको कहीं ना कहीं लिखते रहा करो, सो दैट कि तुम्हारा क्लियरेंस रहे।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है देन इट इज पास टू दी ट्रैकिया। ठीक है, तो जब वो नॉस्ट्रिल पार कर लेगा तो कहां पे जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा, विच इज ऑल्सो लाइंड बाय म्यूकस विच हेल्प्स इन द फिल्टरिंग ऑफ एयर। तो इस ट्रैकिया में जो विंड पाइप होती है ना, उसके अंदर भी म्यूकस होता है जो कि हेल्प करता है आपकी एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करने में। ठीक है, अब जो विंड पाइप तुमने ड्रॉ की थी पीछे, नोटिस किया होगा उसके ऊपर मैंने ऐसे रिंग्स बना रखी थी, ऐसे सी शेप की रिंग बना रखी थी। बच्चे इस रिंग्स को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इन रिंग्स को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सी शेप की होती हैं। इनका फायदा क्या होता है? देखो क्या होता है ना, जो आपकी एयर पैसेज होता है, मैम एको हो रहा है, मैम एको हो रहा है। 2 मिनट रुको। हेलो, अब नहीं हो रहा। तो जो आपका ये एयर पैसेज होता है, राइट, इसमें क्या होता है ना, एयर जा रहा होता है और काफी प्रेशर में एयर जा रहा होता है। तो हो सकता है ना कि जैसे मान लो जब एयर जा रहा है और फिर जब वापस निकल रही है CO2, तो ये पैसेज आपस में चिपक सकता है। होता नहीं है? कभी तुमने बलून फुलाया? जब बलून को हम फुला के दोबारा उसमें हवा निकालते हैं, हैव यू नोटिस कि उसकी जो बलून आपस में चिपक जाता है? वो मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जैसे आवाज नहीं आ रही मेरी? वॉइस क्लियर नहीं है मैम, कट कट के आवाज आ रही है। मैम, बीच में ब्रेक हो जाता है। एक मैम आ तो रही है अच्छी। ये रुक, थोड़ा वेट करते मैम हैं। बोलिए। अब आ रही है? आ रही है या नहीं? ये ओके, आई वाज सेइंग, अगर आपने कभी बलून फुलाया है और जब वो बलून पिचकता है तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि वो बलून आपस में चिपक जाता है। ऐसा लगता है कुछ अंदर पानी सा आ गया, गीला गीला सा, जबकि पानी होता नहीं बलून में, लेकिन पानी पानी फील होता है और वो चिपका रहता है। उसको जब तक आप फुलाओगे नहीं तब तक वो अलग नहीं होता। नोटिस किया तुम लोगों ने? चीज कभी देखा है? और नहीं किया तो आज करके देख लेना। एक बलून लेना, फुलाना और उसको पचका देना, देखना वो अलग ही नहीं होगा, चिपक जाएगा आपस में। ऐसे ही जो ये एयर पैसेज है बच्चे, इसमें बहुत प्रेशर है एयर का, तो ये भी चिपक सकता है। तो ये जो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, ये इसको खींच के या पकड़ के रखती है, जिससे कि आपका एयर पैसेज कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स समझते हो क्या होता है? चिपक जाना। और जिस दिन तुम्हारा एयर पैसेज चिपक गया ना आपस में, पूरी दोनों पाइप चिपक गई, उस दिन तुम्हारा लास्ट डे होगा दुनिया का। समझ रहे हो? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पे आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है। क्या फंक्शन होता है बच्चे? इट इंश्योर्स कि आपका एयर पैसेज, आपकी ट्रैकिया आपस में कोलैप्स ना हो, चिपक ना जाए, बिकॉज ये पकड़ के रखता है। और ये रिंग्स बनी किससे होती है? कार्टिलेज से ही बनी होती है। कार्टिलेज बोन जैसी होती है पर थोड़ी कम, काफी फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी कम हार्ड होती है, उनको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, क्लास 9th में चैप्टर टिश्यू में पढ़ा था। अब क्या होता है, आगे जाके ट्रैकिया 2 में डिवाइड हो जाता है। देखो ये ट्रैकिया मान लो, तो ये 2 में से डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट लंग में और राइट लंग्स में। तो इन 2 पाइप्स को, लेफ्ट और राइट वाले को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई। ये लिखा हुआ, ठीक है, ये लेफ्ट में राइट में। और यही अगर और डिवाइड होंगे छोटी पाइप्स में तो इनको बोलते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और अल्टीमेट लास्ट में इनका एंड क्या होता है? यहाँ पे एल्वोलाई होता है, ये होता है एल्वोलाई। और इन पूरे को मिला के ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई को मिला के क्या बनता है? पूरा आपका लंग्स बनता है। ब्रोंकाई जो ये वाली ट्यूब है, इसके बाद जिसमें और ट्यूब निकलेंगी ब्रोंक्यूल्स वाली। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मैम पता नहीं, अभी गाने की तरह लगता है। आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? बताओ मुझे पहले। मैम अभी कट कट के आ रही थी आपकी मुझे तुम्हारी वॉइस कट कट के आ रही है। कोई नहीं, इसको 2 मिनट दो, मैं इसको दोबारा से एंड करके दोबारा स्टार्ट करती हूँ, शायद प्रॉब्लम तब ठीक हो जाए। यहाँ लाइट चली गई ना, मे बी इसलिए नेटवर्क के इश्यूज हो रहे हैं प्रोबेबली, वरना मेरा जियो तो चलता है यहाँ पे काफी।
तो बच्चे ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स और ये एल्वेलाई को मिला के क्या बनता है आपका? लंग्स बनता है। ठीक है, अब जो बच्चे एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई होता है ये वो जगह है, जैसे मान लो ये बलून सा होता है। एल्वेलाई की खास बात ये बच्चे कि अगर तो अपनी लंग्स के सारे एल्वेलाई निकाल दोगे ना एक पर्सन के, तो आप पूरे टेनिस के ग्राउंड को कवर कर सकते हो। 80 मीटर स्क्वायर का आई थिंक इसका एरिया होता है, एक लंग से जो निकालोगे इतना एरिया होता है इसमें। आप पूरे टेनिस टेबल टेनिस नहीं कह रही, जो लॉन टेनिस उसकी बात कर रही हूँ, पूरे टेनिस के ग्राउंड को आप कवर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा इसीलिए सो दैट कि जो ये एक्सचेंज है ना गैसेस का वो आराम से हो सके। अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है वो जाता एल्वेलाई के थ्रू ही है, एल्वेलाई की वजह से ही है। ठीक है, तो एल्वेलाई वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। किसके बीच में? ब्लड के बीच में और एल्वेलाई, या एल्वेलाई के बगल में एक ब्लड वेसल होती है, हर एक एल्वेलाई के बीच में। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो इसमें आ जाएगा ब्लड वेसल में, और जो इसमें CO2 है वो एल्वेलाई में चला जाएगा। ये ब्लड वेसल हो गई और ये वाला एल्वेलाई हो गया। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आता है और जो ब्लड वेसल में CO2 होता है वो बाहर जाता है। अब ब्लड वेसल में CO2 कहां से है? आई एम टेलिंग यू। और ऑक्सीजन कैसे आया है बता रहे हो। इट इज सप्लाइड, सप्लाइड होगा, ये सप्लाई नहीं होगा। सप्लाइड मतलब जो एल्वेलाई के ना देखो ध्यान रखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लंग्स में एल्वेलाई में ऐसा क्या है कि वहां पे एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का। दो रीजन है। पहला रीजन है कि एल्वेलाई का जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, मैं बता ही दिया, उसके अगर तुम एक लंग से निकाल लो सारे एल्वेलाई, यू कैन कवर अ ग्राउंड ऑफ लॉन टेनिस, राइट। और ब्लड, और इसके अलावा अब देखो एक्सचेंज मतलब क्या है, उसको ऑक्सीजन गैस तो डालनी है, तो वो डालेगा किसमें बच्चे? ब्लड वेसल में। तो इसका मतलब एल्वेलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स, इट इज सप्लाइड बाय मेनी ब्लड वेसल्स। तो अगर आपसे फीचर्स पूछेंगे ना कि ऐसा क्या है कि वहां पे एक्सचेंज होता है, आप 2 पॉइंट लिखेंगे। इट हैज लार्ज सरफेस एरिया, सेकेंडली इट इज सप्लाइड विद मेनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है जो लंग्स ने ड्रॉ किया था, इस लंग के जस्ट नीचे ना एक डोम शेप, डोम शेप क्या होता है? जो मकबरा होता है ना उस शेप का, ऐसे डोम शेप का एक मसल होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। ये याद कर लें डायफ्राम, क्योंकि बिना इसके तुम ब्रीदिंग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सांस अंदर बाहर कैसे आती है। ठीक है, तो ये डायफ्राम की स्पेलिंग भी देख लेना, स्पेलिंग DIAPHARGM, डायफ्राम की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म कर रही हूँ मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। रिजॉइन करो सबके सब, मे बी नेटवर्क इश्यूज सब क्लियर हो जाए। ठीक है, सबके सब रिजॉइन कर लो एक बारी, और उसके बाद देखते हैं नेटवर्क का क्या है। ठीक है, सारे बच्चे रिजॉइन कर लें।